नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। नमस्कार, भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने नागरिकता तक यानी कि आर्टिकल 11 तक का अध्ययन कर लिया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का प्रोविजंस दिया गया है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह कथन डॉक्टर अंबेडकर का है और भाग 3 में भी इसी की बात की गई है। आज हम शुरू करेंगे मूल अधिकार और जानेंगे मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार की परिभाषा क्या होती है, मूल अधिकार की विशेषता क्या होती है, कितने प्रकार के मूल अधिकार हमारे संविधान में हम नागरिकों को दिए गए हैं और भारत के संविधान ने केवल भारत के नागरिकों को ही नहीं वरन विदेशी लोगों को भी मूल अधिकार दिया है। इसका भी अध्ययन करेंगे और यह भी देखेंगे कि मूल अधिकारों का समापन कैसे हो सकता है। समापन होता है तो किस बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से होता है या विशेष बहुमत से होता है या फिर आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के साथ विशेष बहुमत से होता है। फिर यह भी जानेंगे कि आखिर जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार को संशोधित करने की शक्ति किसके पास है और क्या कोई मूल अधिकार शामिल किया जा सकता है, क्या कोई मूल अधिकार हटाया जा सकता है। उसके बाद यह भी जानेंगे कि मूल अधिकारों का निलंबन कब और क्यों होता है। उसके बाद हम जानेंगे कि हमारे मूल अधिकारों का रक्षक कौन है। सबसे पहले मूल अधिकार की परिभाषा को हम बताएं या उसके अर्थ को बताएं तो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के एक महान जज हुए और भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पीआईएल के जन्मदाता भी हैं, वे हैं पीएन भगवती साहब। पीएन भगवती साहब ने कहा कि मूल अधिकार हमारे लिए कुछ नया नहीं है, बल्कि ये वैदिक काल से वैदिक ग्रंथों की शंखनाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः दर्शनों से संजोए गए हैं। ये मानव अधिकारों के बुनियादी ढांचे पर गारंटी का प्रतिरूपण बुनते हैं और राज्य इन पर अतिक्रमण ना करे इसके लिए राज्य पर यह वर्जनात्मक दायित्व का आरोपण करते हैं। सिंपल सा मतलब ये है कि पीएन भगवती साहब कहते हैं कि मूल अधिकार, इनकी परिभाषा को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और आप जानते हैं भारत में मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, इन्होंने कहा कि मूल अधिकार हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, पश्चिम के लिए नया चीज हो सकता है। हमारे यहाँ जब से हमारी सभ्यता सर्वाइवल में है, निरंतर हमारे यहाँ मूल अधिकार रहे हैं। हाँ, अब ये मूल अधिकार बुनियादी हो गए हैं और बुनियादी किस आधार पर हैं, ये संवैधानिक हो गए हैं। संविधान के द्वारा इन्हें रक्षा प्रदान की गई है, रक्षा करने की शक्ति दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत। इसलिए यह मूल अधिकार हो गए हैं और इनकी रक्षा होती है और ये राज्य के द्वारा अतिक्रमित ना हो जाएं, इसलिए राज्य पर यह वर्जनात्मक दायित्व का आरोपण करते हैं कि हे स्टेट, आप इन मूल अधिकारों का, लोगों के अधिकारों का हनन न करें। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए यानी कि जिसे कहा जाता है चौमुखी विकास के लिए, मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी थिंग है और अगर ये नहीं होंगे तो व्यक्ति का जीवन नहीं जेल बन जाएगा। मतलब कि व्यक्ति चाहता है अपना जिस प्रकार से डेवलपमेंट करना चाहे, उसे जिस प्रकार से लगे कि हम अपना विकास कर सकते हैं, अपने जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए जिस चीज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है वह व्यक्ति का होता है मूल अधिकार। और मूल अधिकार का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जो करना चाहता है उस पर प्रतिबंधों का आरोपण ना हो। और प्रतिबंधों का आरोपण करता कौन है? उस जिस देश में वह व्यक्ति रह रहा है उस देश की सरकार कर सकती है, या जिस देश में रह रहा है उसके आसपास लोग उस पर अतिक्रमण कर सकते हैं या उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो मूल अधिकार इन्हीं लोगों पर, इन्हीं राज्यों के ऊपर, इन्हीं सरकारों के ऊपर यह दायित्व आरोपित करते हैं कि इस व्यक्ति को, XYZ कोई भी व्यक्ति हो सकता है, XYZ कोई भी नागरिक हो सकता है, कि इस व्यक्ति को इसके विकास के लिए आपके द्वारा रोका नहीं जाएगा। यही है मूल अधिकार। और मूल अधिकार अच्छे से और कैसे समझ सकते हैं कि मूल अधिकार का व्यक्ति के जीवन में वही महत्व है
जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के शरीर में चमड़े का महत्व है, अगर किसी व्यक्ति के शरीर से स्किन को हटा दिया जाए तो क्या संभव है कि व्यक्ति वह सर्वाइवल कर पाएगा? या किसी व्यक्ति के शरीर से उसका हृदय निकाल दिया जाए तो क्या व्यक्ति जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से व्यक्ति के अपने विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए उसे स्वतः से जो कार्य करने हैं, अगर वह कार्य नहीं करने दिया जाएगा तो व्यक्ति कैसे विकास कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं कि संविधान की क्लास से आप तक डिलीवर करूं और हमें सरकार के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाए, हमें सरकार जेल में डाल दे, सरकार हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बंद कर दे, सरकार हमें कैमरा न खरीदने दे, सरकार हमें इलेक्ट्रिसिटी न दे, सरकार हमें हमारे संस्थान को बम रख के उड़ा दे, हमारे सरकार को, हमारी संस्था को बुलडोजर से गिरा दे, तो क्या हम जो चाह रहे थे अपना विकास की, हम एजुकेशन के माध्यम से अपना विकास करेंगे, लोगों तक शिक्षा पहुंचाएंगे, क्या हम ऐसा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कि राज्य हमारे पर प्रतिबंध लगा देगा। यही प्रतिबंध ना हो और हम अपना विकास कर सके, यही मूल अधिकार है। इनके सरकार ऐसा करती है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 32 का सहारा लेकर, बगल में ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे। कितनी दूर होगा? 5 से 7 किलोमीटर दूर होगा। सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आर्टिकल 32 का सहारा लेते हुए बोलेंगे देखिए सरकार हमारे संस्थान को बुलडोजर से गिरा रही है। सरकार ऐसा नहीं करने पाएगी क्योंकि मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का रक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो मूल अधिकार किसी व्यक्ति की वे परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के आधार पर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, यही परिस्थितियां ही व्यक्ति का मूल अधिकार कहलाती हैं। अब हम मूल अधिकार को जान गए, लेकिन एग्जाम्स में अब केवल मूल अधिकार से प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। अब और पहले भी मूल अधिकार से रिलेटेड अन्य कई चीजों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्राकृतिक अधिकार क्या है? क्या प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट क्या है? फिर इसी में पूछा जाता है मानवाधिकार क्या है? फिर आप देखते होंगे कहा जाता है नागरिक अधिकार, फिर आप पढ़ते होंगे विधिक अधिकार, इसी को लीगल राइट्स भी बोल सकते हैं। और आप देखते होंगे और कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि संवैधानिक अधिकार क्या है। तो ये सब भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये सब प्रश्न कहाँ शामिल होंगे? हमारे मूल अधिकार वाले चैप्टर में ही शामिल होंगे। हम आर्टिकल बाय आर्टिकल तो अध्ययन करेंगे ही, लेकिन आर्टिकल्स के एबव भी प्राकृतिक अधिकार तो आर्टिकल में दिया नहीं गया है। प्राकृतिक अधिकार से प्रश्न पूछ लेगा तो क्या करेंगे हम? तो यही करेंगे कि उसके पहले हम अध्ययन कर लें, बाद में गलत ना हो। ऐसा थोड़ी है कि हम बार बार चीजें तभी सीखेंगे जब हम फेल होंगे। अरे फेल होने से पहले भी सीख ले। तो प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स वह अधिकार है जिस अधिकार के बारे में या जिस अधिकार का दर्शन यह है कि व्यक्ति अगर धरती पर जन्म लिया तो स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि व्यक्ति का जन्म हुआ तो व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए स्वयं से, यानी कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। इस अधिकार को किसी ने दिया नहीं है। अगर जो चीज प्रकृति से मिल रही है उसमें किसी का रोल नहीं है, राज्य का कोई रोल नहीं है, स्टेट का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। यानी कि प्राकृतिक अधिकार वह अधिकार है जिसका निर्माण राज्य ने नहीं किया है, स्टेट ने नहीं किया है, भारत ने नहीं किया है, बल्कि इस नेचर ने किया है। नेचर ने क्यों किया है कि अगर नेचर ने व्यक्ति को जन्म दिया है तो नेचर व्यक्ति के विकास के लिए ही व्यक्ति को पैदा करने के साथ ही अधिकार दे दिया है। तो ऐसा अधिकार क्या कहलाता है? प्राकृतिक अधिकार कहलाता है। और प्राकृतिक अधिकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। ये कोई नहीं कहेगा कि हम तुमको अधिकार दे रहे हैं जीने के, हम तुम्हें अधिकार दे रहे हैं जन्म लेने का। नहीं, तुम नहीं दे रहे हो, प्रकृति ही दे रही है। फिर दूसरा है मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स की मूल संकल्पना यह है कि यह प्राकृतिक अधिकारों से ही निकला हुआ है, लेकिन इसकी मूल अवधारणा यह है कि व्यक्ति चाहे जिस जगह पैदा हो, यानी कि जन्म स्थान किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो,
इससे कोई मतलब नहीं है। बस मतलब इस विषय वस्तु से है कि वह व्यक्ति मानव है। मानव होने के नाते ही उसे सारे अधिकार मिलने चाहिए जिस अधिकारों से वह अपना विकास कर सके। तो एक प्रश्न बनता है कि बात तो प्राकृतिक अधिकार में भी ऐसे ही बोली जा रही है, तो बात सही है, लेकिन जो मानवाधिकार का कंसेप्ट है या यूनाइटेड नेशन यूएनओ का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है 10 दिसंबर 1948 को स्वीकार किया गया, उसके माध्यम से मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाता है, उसको लागू कराया जाता है। और वैश्विक स्तर पर जब देखा जाता है कि मानवाधिकारों का कहीं हनन हो रहा है, तो यही संयुक्त राष्ट्र संघ वहां के मानवों पर यानी कि वहां के व्यक्तियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है और लोगों के अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। तो ये हो गया मानवाधिकार। मानवाधिकार का की फीचर्स क्या है कि व्यक्ति कहीं भी जन्म लिया हो, किसी भी देश में लिया हो, किसी भी जाति में लिया हो, किसी भी धर्म में लिया हो, ब्लैक हो या व्हाइट हो या गोरा हो या काला हो, इससे मतलब नहीं है। बस इस बात से मतलब है कि व्यक्ति ने मानव के रूप में जन्म लिया है, इसलिए उसे वही अधिकार प्राप्त होने चाहिए जो कि अन्य मानवों को मिले हैं, यानी कि मानव के विकास के लिए सारी परिस्थितियां मिलनी चाहिए। फिर हम अगला देखते हैं नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार का मतलब ये हुआ, नागरिक का मतलब कि नागरिक शब्द डिकोड करता है या इस बात पर भरोसा करता है, या नागरिक जो शब्द है इसका दर्शन यह है कि व्यक्ति किसी स्पेसिफिक कंट्री का है, किसी स्पेसिफिक देश का है और उस देश का नागरिक होने के नाते उसे कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ऐसा अधिकार नागरिक अधिकार कहलाता है। और नागरिक अधिकार का की पॉइंट क्या है कि यह किसी विशिष्ट देश के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला है विधिक अधिकार या लीगल राइट। विधिक अधिकार या लीगल राइट्स का मतलब ये हुआ, विधिक राइट, विधिक अधिकार, विधिक अधिकार का मतलब ये हुआ विधि बनाकर दिया गया अधिकार या कानून बनाकर दिया गया अधिकार। जैसे कानून कौन बनाता है? अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार कानून बनाती है, यानी कि हमारी पार्लियामेंट यानी कि संसद बनाती है, और राज्य स्तर पर विधानमंडल कानून बनाता है। तो संसद और विधान मंडलों के द्वारा बनाकर कानून या कानून बनाकर दिया जाने वाला अधिकार विधिक अधिकार कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि संसद किस प्रकार के विधिक अधिकार को दी है, जैसे आरटीआई सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, ये विधिक अधिकार ही है। और आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से इसको भी विधिक अधिकार बना दिया गया है। और राज्य स्तर पर कैसे कानून बनकर लोगों को अधिकार दिए जा सकते हैं, जैसे आप जानते हैं विभिन्न स्टेटों में जो मातृत्व अवकाश है या डिलीवरी के समय लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, तो इस प्रकार के जो अधिकार दिए जाते हैं ये सारे अधिकार क्या कहलाते हैं? विधिक अधिकार कहलाते हैं। अगला है संवैधानिक अधिकार। और संवैधानिक अधिकार का मतलब ये हुआ, सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब ये हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का मतलब यह है कि ऐसा अधिकार जो संविधान के द्वारा दिया गया हो। जैसे मूल अधिकार भी संवैधानिक अधिकार भी एक तरीके से मूल अधिकार भी है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। मत देने का अधिकार क्या है? संविधान में लिखा गया है। तो ऐसे अधिकार, जिन अधिकारों को हमें संविधान के द्वारा दिया गया है या संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, ऐसे अधिकार संवैधानिक अधिकार कहलाते हैं। तो आई थिंक ये जो फिनोमिना था आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है, नागरिक अधिकार क्या है, विधिक अधिकार क्या है, लीगल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, नागरिक अधिकार क्या है। अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब इन चीजों को आप जान गए हैं। अब आगे के जितने भी प्रोविजंस हैं हमारे आर्टिकल में रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, अब आपको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड करने में सहायता होगी। अब हम जानते हैं कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं उनकी विशेषता क्या है। उनकी पहली विशेषता यह है, उनका पहला महत्व यह है कि ये विस्तृत प्रकृति के हैं। विस्तृत प्रकृति की मतलब मल्टी सेक्टरल है, बहुत लंबी सूची है। कि जैसे आप देखते हैं कि हमारे अधिकार, मूल अधिकार में समता का भी अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है, अपनी संस्कृति के प्रिजर्वेशन या अपनी संस्कृति के संरक्षण का भी अधिकार दिया गया है।
तो ये सब क्या है, विस्तृत प्रकृति के अधिकार है। फिर दूसरा क्या है, ये हमारे जो मूल अधिकार की विशेषता है कि ये व्यक्ति के शासन के स्थान पर विधि के शासन की स्थापना करते हैं। व्यक्ति के शासन का मतलब क्या हुआ कि कोई राजा का शासन नहीं होगा कि राजा को जो मन करेगा वही करेगा, तुगल की फरमान जारी करेगा। आज रात 8 बजे से पूरे देश में इमरजेंसी लागू, आज रात 8 बजे से ये काम नहीं होगा, वो काम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति का शासन नहीं चलेगा, कानून का शासन चलेगा, विधि का शासन चलेगा। और विधि के शासन के जन्मदाता कौन है? डायसी। डायसी ने 3 शब्द कहा था अपने विधि के शासन में। डायसी ने क्या क्या कहा था? विधि के शासन का जन्मदाता कौन? विधि का शासन, इसके जन्मदाता कौन है? डायसी। डायसी कहाँ के थे? कोई मतलब नहीं जानने का, लेकिन जान लीजिए ब्रिटेन के थे। इन्होंने कहा विधि के शासन के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट उन्होंने कहा कि विधि का शासन होना चाहिए, यानी कि व्यक्तियों का शासन नहीं होना चाहिए, विधि का शासन। दूसरी बात उन्होंने कहा विधि की सर्वोच्चता। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो संविधान है वह लोगों की सामान्य इच्छा का प्रतिरूपण है या सामान्य इच्छा का परिणाम है। तो विधि के शासन का जन्मदाता कौन? डायसी। और डायसी ने ही कहा था कि विधि का शासन होगा। और हमारा जो मूल अधिकार है यह विधि का शासन ही स्थापित करता है, क्योंकि लोगों को अधिकार मिले हैं और लोगों के अधिकारों का कोई हनन करता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सरकार के विरुद्ध डिसीजन लेकर आएंगे। सरकार ने जो डिसीजन लिया है, सरकार को उस डिसीजन से अलग हटना पड़ेगा। क्या हुआ? तो सरकार एक तरीके से व्यक्ति हो गई और व्यक्ति के शासन की स्थान पर हमारा जो संविधान है वह कहता है कि विधि का शासन होगा, व्यक्ति का शासन नहीं होगा। तो मूल अधिकार भी तो इसी को प्रयास कर रहे हैं या इसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। तीसरा इसकी विशेषता है हमारे मूल अधिकार की कि यह व्यक्ति और नागरिक दोनों को प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ? व्यक्ति और नागरिक का मतलब ये हुआ कि कोई देश होता है तो उसमें कुछ ऐसे भी देश के लोग होते हैं या विदेशी लोग होते हैं जो यहाँ पर रह रहे होते हैं। यहाँ पर क्यों रह रहे होते हैं? ये यहाँ पर कोई कंपनी में काम कर रहे होते हैं या व्यवसाय के लिए काम कर रहे होते हैं या विदेशी राजदूत यहाँ पर रहते हैं। भाई जितने भी देश हैं उन सारे देशों के लगभग जो राजदूत हैं वह भारत में रहते हैं। और लोग कंपनी स्थापित करते हैं, लोग व्यापार करने आते हैं, लोग मैच खेलने आते हैं, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोग आते हैं, लोग चिकित्सा के लिए आते हैं। आप जानते हैं कि इस समय तो भारत में मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे है और बहुत से लोग यहाँ दवा कराने आते हैं। तो ये जो विदेशी लोग हैं इनको व्यक्ति से डिकोड किया गया है और नागरिक का मतलब हम आप। तो ये जो हमारे मूल अधिकार हैं यह व्यक्तियों को और नागरिकों को दोनों को प्राप्त है, यानी कि देशी और विदेशी दोनों को प्राप्त है। फिर इसमें एक प्रश्न बनता है कि क्या सारे मूल अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त हैं? तो नहीं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल हमारे देश के नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त हैं। शेष जितने भी मूल अधिकार हैं वह भारत में रहने वाले विदेशी लोगों को भी प्राप्त हैं। लेकिन यहाँ भी एक महत्वपूर्ण बात यह है समझने वाली कि मान लीजिए कोई आतंकवादी है या शत्रु देश का नागरिक है, भारत में खुफिया एजेंसी का काम कर रहा है, भारत में बम फोड़ने आया है, तो क्या उसको भी मूल अधिकार मिलेगा? नहीं। शत्रु देश के नागरिकों को या शत्रुतापूर्ण काम करने के लिए भारत की स्थिति को तबाह करने वाले लोगों को मूल अधिकार नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखा जाए। फिर अगली विशेषता हमारे संविधान की में दिए गए मूल अधिकार की क्या है कि यह असीमित नहीं है, यानी कि असीमित नहीं है, यानी कि इस पर युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि आपको मूल अधिकार दिया गया है बोलने का, आप अपने मूल अधिकार का प्रयोग करके वही बोलेंगे जो राष्ट्र विरोधी है, देश विरोधी है, देश के एकता बंधुता के विरोधी है, जाति धर्म मजहब के भड़काऊ भाषण आप बोलते हैं,
आप जिस धर्म के हैं, आपने ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है कि हम अपने धर्म के सिवाय जो भी बोलेंगे दूसरे धर्म को गाली ही देंगे, तो आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो बोलने की आजादी यानी कि जो मूल अधिकार वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह आपको नहीं मिलेगी, आप पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसी तरीके से आपको व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। आप कह रहे हैं हम अफीम, गांजा, चरस का ही व्यापार करेंगे। अरे सामान्य व्यापार करिए, पकौड़ा बेचिए, स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, परचून की दुकान खोलिए, कंपनी लगाइए, पैसा ना हो लोन ले लीजिए, सरकार दे रही है। लेकिन आप कह रहे हैं हम अफीम, गांजा, चरस, बम बनाने का व्यापार करेंगे, महिलाओं को, बच्चों को खरीदेंगे, बेचेंगे। ये व्यापार नहीं करने दिया जाएगा। आपको व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई है तो आप ये व्यापार करेंगे। यानी कि ये जो हमारे संविधान में दिए गए मूल अधिकार हैं इन पर प्रतिबंध भी है, यानी कि ये असीमित नहीं है। अगर प्रतिबंध है तो असीमित नहीं है, जहां प्रतिबंध नहीं है वो असीमित है। फिर अगला है, मूल अधिकारों की यह भी विशेषता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बना सकता जो इनको कम करती है। यानी कि अभी तक नागरिक स्वच्छंदता नहीं कर सकते थे, अब मूल अधिकार में यह भी व्यवस्था दी गई है कि सरकार भी स्वच्छंदता और मनमानी नहीं कर सकती कि आज से कोई मूल अधिकार नहीं मिलेगा, कोई नहीं बोलेगा, कोई खाना नहीं खाएगा, कोई कार्बन ऑक्सीजन नहीं ग्रहण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेगा, भोजन कोई नहीं करेगा, ये सब नहीं कर सकते। तभी तो देखिए बाबा रामदेव जी जब रामलीला मैदान में रात में सो रहे थे, उन पर लाठी चला दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि व्यक्ति सो रहा था और सोना भी आर्टिकल 21 के तहत शामिल है, आप सोते हुए व्यक्ति पर लाठीचार्ज कैसे कर दिए? आपने बहुत गलत काम किया, बाबा जी को सोने देना चाहिए था। आपने ऐसा काम किया कि बाबा जी पुरुष थे और महिला कपड़ा पहनकर भागे। खैर कोई ऐसी बात नहीं, महिला कपड़ा कोई पहने, महिलाएं भी पुरुष का कपड़ा पहन रही हैं तो बाबा जी पहन लिए, लेकिन बाबा जी मजबूरी बस पहने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि यह सरकार या देश के शासन व्यवस्था पर, शासन के संचालकों पर भी प्रतिबंध लगाता है कि आप ऐसा काम मत करना, कोई ऐसी विधि मत बनाना जो लोगों के मूल अधिकारों का हनन करती हो। अगर आप ऐसा हठधर्मिता करते हैं तो आप पढ़ लेना, आर्टिकल 13 साफ साफ कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो नागरिकों के या व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन करती हो। अगर फिर भी राज्य कानून या विधि बनाता है तो यह उस सीमा तक विधि शून्य माना जाएगा जिस सीमा तक यह मूल अधिकारों का हनन करता है। आगे भी आर्टिकल 13 में पढ़ेंगे। फिर है कि यह न्याय योग्य है। न्याय योग्य का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ है, लोग कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 32 का सहारा ले लिए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और आर्टिकल 226 का सहारा लिए हाई कोर्ट चले जाएंगे, और जो मामला हुआ है, जिस अधिकार का हनन हुआ है व्यक्तियों के या नागरिकों के, उन अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट न्याय प्रदान करेगा। तो सिंपल सी बात है कि जो मूल अधिकार हैं या न्याय योग्य हैं। फिर है इसकी अगली विशेषता की यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। भाई लोकतंत्र क्या है कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, और जनता का शासन है जनता के लिए है, और जनता ने सरकार को इसीलिए चुना है कि सरकार हमारे लिए काम करे, लेकिन सरकार कह रही है कि हम आपके मूल अधिकारों का हनन नहीं करेंगे, तो फिर कहां लोकतांत्रिक व्यवस्था रह गई? तो लोगों को अधिकार मिले, और अधिकार लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है, नागरिकों के अधिकार मिले या लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है, इसलिए लोकतंत्र को भी मजबूत करते हैं कौन? मूल अधिकार। तो ये कुछ थी मूल अधिकार की विशेषताएं, और भी इसकी विशेषता देखते हैं, या अगला एक क्वेश्चन फॉर्मेट में ले सकते हैं कि मूल अधिकारों का स्थगन कब हो सकता है। स्थगन का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी स्थिति आ गई जिस स्थिति में अगर आपको मूल अधिकार दिया गया है तो वह मूल अधिकार राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। जैसे आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता दी गई है और उसी में आवागमन की भी स्वतंत्रता है, और मान लीजिए चीन से युद्ध चल रहा है और आप कह रहे हैं हम चीन जाएंगे, या जिस बॉर्डर पर सेना लड़ रही है उस बॉर्डर पर कहेंगे हम जाएंगे फोटो खींचने, मूवी बनाने के लिए, तो आपसे कहा जाएगा कि भैया अभी आप मत जाओ, लेकिन आप तो मानेंगे नहीं, आप कहेंगे हमें अधिकार मिला है, आप नहीं हमें जाने दोगे, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। इसीलिए
संविधान में पहले ही लिख दिया गया है कि भाई अगर कुछ ऐसी स्थिति आ जाए, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आ जाए, तो आपके अधिकारों का, मूल अधिकारों का समापन किया जा सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आर्टिकल 20 और 21 का समापन आपातकाल में भी नहीं किया जा सकता है। फिर अगली बात है इसी में कि मूल अधिकार का समापन कौन करता है। तो मूल अधिकारों का समापन करने के लिए अधिकृत संस्था कौन है? संसद। आप फिर पूछेंगे कि सर साफ साफ कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का संगत करती हो या उनको कम करती हो, और अगर कोई विधि बनाएगा तो उस विधि को सुप्रीम कोर्ट विधि शून्य घोषित कर देगा। हाँ, बात सही है, लेकिन जो तार्किकता के साथ समापन है उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं समाप्त कर सकता है। जैसे संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, लेकिन संपत्ति के अधिकार से सरकार को समस्या हो रही थी, हम आगे बताएंगे। विकास के कार्यों में समस्या आ रही थी तो सरकार ने उसका समापन कर दिया, आगे हम इसको पढ़ाएंगे। तो समापन का कार्य कौन करता है? संसद। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि संसद विशेष बहुमत से ऐसा करती है, और विशेष बहुमत इसके पहले वाली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। इस क्लास में बार बार बता के केवल लेक्चर की लेंथ को लंबी करना नहीं, एक ही बात को बार बार रिपीट करना। और समापन कौन करती है? संसद। और इसकी रक्षा कौन करती है? तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। खूब प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान का मूल अधिकारों का रक्षक कौन? न्यायपालिका। न्यायपालिका में कौन? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, जिसे कहा जाता है संवैधानिक अधिकारों के उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32 के तहत। और जो आर्टिकल 226 के तहत अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो हमारे देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं। तो ये हो गया। अब मॉडर्न हिस्ट्री में तो आप पढ़ते ही होंगे, लेकिन हम मूल अधिकार पढ़ रहे हैं तो यह भी देख लेते हैं कि हमारे देश में मूल अधिकारों के लिए क्या क्या प्रयास हुए स्वतंत्रता के पूर्व। तो सबसे पहले जो मूल अधिकार का हमने बात बताई पीएन भगवती साहब की, कि मूल अधिकार का विकास भारतीय दर्शन रहा है, क्योंकि भारतीय दर्शनों में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी कि सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोगी रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो। वसुधैव कुटुम्बकम, यानी कि सारा परिवार ही, सारी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। और परिवार में तो सबको सारे अधिकार होते हैं कि तुम भी भोजन करो, हम भी भोजन करें, आप भी कपड़ा पहनो, हम भी कपड़ा पहने, आप भी घूमो, हम भी घूमें। तो विकास का जो दर्शन आधार रहा है वह भारतीय दर्शन रहा है। फिर भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग तिलक जी द्वारा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी का स्वराज बिल में की गई। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट में भी कहा गया कि जो अल्पसंख्यक हैं उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, लोगों को व्यवसाय की स्वतंत्रता होनी चाहिए, नौकरी, इन सब चीजों की बात की गई। और 1925 का जो एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया रखा था, उसमें भी इन्होंने इंडिया के लोगों के, यानी कि भारत के लोगों के लिए मूल अधिकारों की बात की थी। इसी तरीके से कराची अधिवेशन में भी मूल अधिकारों की बात की गई थी। उसके बाद और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार पटेल साहब ने की थी। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने कहा कि मूल अधिकार दो, तो ये भी विकास का एक पॉइंट हो गया। फिर इसी के तहत अगली जो बात हुई 1945 में सप्रू समिति की रिपोर्ट में मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने की बात की गई। खूब प्रश्न पूछा जाता है कि किस समिति ने मूल अधिकार को संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी या मांग की थी? तो उत्तर हमारा क्या होगा? सप्रू समिति। फिर नेक्स्ट है कि मूल अधिकारों के लिए गठित परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, एवं मूल अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब के सिफारिश पर इसे संविधान में रखा गया। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखा जाए। फिर मूल अधिकारों पर हमारे संविधान में 38 दिन तक डिबेट हुई थी। 38 दिन की डिबेट के बाद 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे, कैटेगरी बनाई गई थी और उसे रखा गया था। और वर्तमान में केवल 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। तो अंत में जो 7 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए थे उनको भी पढ़ लेते हैं। समता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 19 से 22 तक। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25 से 28 तक। और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया गया है
29 से 30 तक, और 31 में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन इसे संशोधित कर दिया गया है, आगे पढ़ेंगे हम। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो दिया गया था वो आर्टिकल 32 के तहत है। अब आगे पढ़ते हैं। कुछ मूल अधिकारों से संबंधित सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों से प्रश्न पूछा जाता है। पहला सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत, दूसरा है पृथक्करणता का सिद्धांत, तीसरा है अद्यतन का सिद्धांत, और चौथा है जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। हम तीनों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले अद्यतन का सिद्धांत ही पढ़ लेते हैं। अद्यतन का सिद्धांत अमेरिका में लागू है, क्योंकि यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का समापन कर सकता है। यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि व्यक्ति को जीवन जीना है, यह उसका अधिकार है, लेकिन वह कह सकता है कि भाई हम अपना जीवन नहीं जिएंगे, हम मर जाएंगे, हम लटक जाएंगे फांसी के फंदे में। तो ऐसा जो सिद्धांत होता है वह अद्यतन होता है, यानी कि अपने से जो राइट्स मिले, फंडामेंटल राइट्स हैं, वह आप स्वतः ही समाप्त कर सकते हैं। और अमेरिका में यह अधिकार प्राप्त है कि कोई अपना अधिकार यूज करे या ना करे। लेकिन भारत में अद्यतन का जो सिद्धांत है वह यह कहता है कि आप अपने मूल अधिकार को छोड़ नहीं सकते, सिवाय आपके द्वारा ऐसा कोई कुकृत्य किया जाए, ऐसा कोई जघन्य अपराध किया जाए जिसके बदले आपको मृत्यु दंड मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में आप मूल अधिकार को नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि आपको तो मूल अधिकार को छुड़ाया जा रहा है कि आप अब मत जिए। जैसे दिल्ली वाले कांड में लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया निर्भया केस में। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय विधि के माध्यम से आपके मूल अधिकारों को तो छीन सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि हम स्वतः ही अपना मूल अधिकार छोड़ देंगे। भाई संलेखना पद्धति जो जैन धर्म की है, संलेखना पद्धति के तहत लोग अपने प्राण को त्याग देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सही नहीं है। तो धार्मिक मामलों में भी यह धार्मिक मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी किसी मान्यता को हम स्वीकार नहीं कर सकते जो मानव के जीवन को ही समाप्त करती हो और लोग अपना अधिकार छोड़ रहे हो। ऐसी प्रथा को हम स्वीकार नहीं करेंगे। भाई सती प्रथा क्या थी? समाप्त। तो ऐसी जो धार्मिक कुरीतियां हैं ये नहीं चलेंगी। फिर अगला सिद्धांत इसी में है पृथक्करणता का सिद्धांत। पृथक्करणता का मतलब पृथक कर देना, अलग कर देना। यानी कि मान लीजिए कोई राज्य ने विधि बनाई, कोई कानून बनाया, और उस विधि या कानून में कुछ ऐसी बातें हैं जो मूल अधिकारों का हनन करती हैं, यानी कि मूल अधिकारों से असंगत हैं। तो ऐसी जो विधियां हैं या उस सीमा तक विधि शून्य होंगी जिस सीमा तक वह मूल अधिकारों का हनन करती है। सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए सरकार ने या राज्य ने कोई कानून बनाया और उस कानून में या उस विधि में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन धाराओं से मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वे धाराएं अलग कर दी जाएंगी, यानी कि वे धाराएं लागू नहीं होंगी। तो ऐसी व्यवस्था क्या कहलाएगी? ऐसी व्यवस्था कहलाएगी पृथक्करणता का सिद्धांत। फिर अगला है आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं कि भारत में आज भी बहुत से अंग्रेजी समय के कानून लागू हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों से हमारा राज्य संचालन हो रहा है, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी। आईपीसी देख लीजिए, सीआरपीसी देख लीजिए, और ऐसे बहुत से सैकड़ों कानून हैं जो आज भी लागू हैं। संविधान हर समस्या का समाधान थोड़ी है। आईपीसी, सीआरपीसी क्या है? तो मान लीजिए आईपीसी, सीआरपीसी लागू हो या कोई अन्य कानून लागू हैं, और उन कानूनों के माध्यम से लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? और यह भी जरूरी है कि अभी आईपीसी, सीआरपीसी का निर्माण तो हो नहीं पाया, और जरूरी भी है। और वह जरूरी वाला में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो लोगों के अधिकारों का हनन कर रही हूँ।
तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यम मार्ग निकाला। उन्होंने कहा कि देखिए जो लागू है उसको लागू रहने दीजिए, लेकिन अगर मान लीजिए किसी केस में कोई ऐसा कानून जो अंग्रेजों के समय का बनाया गया है या स्वतंत्रता पूर्व का है और भारत में लागू है, वह मूल अधिकारों को आच्छादित करता है। आच्छादित का मतलब क्या, ढक लेना। मान लीजिए ये मूल अधिकार है और मूल अधिकार को आईपीसी ने ढक लिया, अब क्या होगा, इसको तो खुलना चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मान लीजिए किसी केस में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कोई कानून है तो उसको उस स्थिति में नहीं लागू किया जाएगा। मान लीजिए और एग्जांपल से कोई एक्स नाम का व्यक्ति है और एक्स नाम के व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, किससे, अंग्रेजों के समय की बनाए गए कानून से। तो कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए इस एक्स व्यक्ति का नुकसान हो रहा है या उसके अधिकारों का हनन हो रहा है अंग्रेजी कानून से, अंग्रेजों के समय से बनाए गए कानून से, तो इस स्थिति में उस धाराओं को जो कानून की धाराएं हैं उसको नहीं लागू किया जाएगा। यानी कि जिन कानूनों से इस व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है वे कानून लागू नहीं किए जाएंगे। ये सिंपल सा मतलब है आच्छादन का। अब हम पढ़ते हैं जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जिस डिसीजन से या जिस विधि से या जिस कानून से या जिस पर उसने पहले निर्णय दे दिया है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, उसको उचित और अनुचित के आधार पर पुनः उसकी व्याख्या की जानी चाहिए, ऐसा कार्य करने की जो कैपेसिटी है या जो अधिकार है वह अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है, और इसके बाबत जो कार्य करता है वह कार्य न्यायिक पुनर्विलोकन या जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। अब हम चलते हैं संविधान के आर्टिकल 12 पर जो कि मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है, और यह आर्टिकल राज्य की परिभाषा देता है। राज्य की परिभाषा, भाई मूल अधिकार हमें कहाँ मिला हुआ है, मूल अधिकार हमें राज्य यानी कि भारत में मिला हुआ है। तो मूल अधिकारों को सबसे ज्यादा कम और ज्यादा कौन कर सकता है, भारत सरकार ही कर सकती है, राज्य कर सकता है। यानी कि इसमें बताया गया है कि वे कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं या संस्थाएं हैं जो लोगों के मूल अधिकारों को कम कर सकती हैं या ज्यादा कर सकती हैं। इनकी डिफिनेशन को इसमें बताया गया है, और ये बताने का मकसद यह है कि अगर नागरिकों के अधिकारों को या व्यक्तियों के अधिकारों को इन लोगों के द्वारा, इन संस्थाओं के द्वारा हनन किया जाता है, समापन किया जाता है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा मतलब है इसमें राज्य की परिभाषा को। राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश बिहार नहीं, राज्य का मतलब यह है कि वे संस्थाएं जो डिसीजन ले रही हैं, मान लीजिए भारत सरकार कोई डिसीजन ले ले कि मूल अधिकार लोगों के नहीं होंगे, लोगों को बोलने नहीं दिया जाएगा, तो डिसीजन कौन ले रहा है, सरकार ले रही है, और भारत सरकार ले रही है, तो भारत सरकार के विरुद्ध लोग जाएंगे न्यायालय में। तो ये है आर्टिकल 12 का मतलब, और इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और इसमें किसको किसको शामिल किया गया है, भारत सरकार को शामिल किया गया है, राज्य सरकार को शामिल किया गया है, राज्य विधानमंडल को शामिल किया गया है, स्थानीय प्राधिकारी जो होते हैं उनको इसमें शामिल किया गया है, LIC को शामिल किया गया है। जैसे मान लीजिए LIC कोई पॉलिसी लाए और LIC पॉलिसी में कह दे कि LIC पॉलिसी, मान लीजिए कोई मेडिकल सेक्टर में पॉलिसी ले आ रही है, किसमें, मेडिकल के लिए, और इसमें बोल दे कि बीमा वही करा सकता है जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से ज्यादा होगी पर मंथ, 1 लाख से ज्यादा। अब बताइए इस पॉलिसी से लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, कि अब जो गरीब व्यक्ति है, गरीब तबका का व्यक्ति है, वो तो बीमा करा ही नहीं पाएगा, और ये डिसीजन ले रहा है, इसका डिसीजन भाई लागू होगा। तो अब LIC के विरुद्ध लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डांटा LIC को, क्या ये क्या कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने जब डाटा तो LIC ने कहा ठीक है अपनी पॉलिसी चेंज कर लेते हैं, और ऐसी पॉलिसी चेंज किया गया। आप देख ही रहे कितना बीमा का हंस रहे। फिर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को भी राज्य के तहत ही शामिल किया गया है। ये नहीं कि आप इतना तेल बढ़ा दें कि लोग चल ही ना पाए। रेलवे को भी राज्य के तहत रखा गया है। भाई रेलवे क्यों राज्य पर रखा गया है, भाई रेलवे टिकट का दाम तय करती है, और रेलवे 5 किलोमीटर का 500 रुपए कर दे तो लोगों की जो आवागमन की स्वतंत्रता है वह तो समाप्त हो जाएगी, लोग आ ही जा नहीं पाएंगे। इसलिए अगर ऐसा करती है रेलवे तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। लोक सेवा आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और
भारत पेट्रोलियम आयोग, इन सबको राज्य के तहत शामिल किया गया है। फिर एक प्रश्न महत्वपूर्ण यहाँ यह बनता है कि राज्य शब्द में शामिल कौन करता है किसी संस्था को, सुप्रीम कोर्ट या फिर संसद? तो उत्तर क्या होगा, हमारे देश की पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट केंद्र स्तर की यानी केंद्र सरकार, संघ सरकार। एक तरह से यह भी कह सकते हैं कि ये संघ सूची का विषय है कि किसको राज्य में शामिल करना है, किसको शामिल नहीं करना है। तो इसका भी इंपॉर्टेंट बात है, इसका भी ध्यान रखा जाए। फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में साफ साफ कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा। क्या कहा गया है आर्टिकल 13 में? आर्टिकल 13 में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिस विधि से लोगों के मूल अधिकारों का हनन होता है। अगर राज्य ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई विधि बनाएगा तो यह उस सीमा तक विधि शून्य घोषित किया जाएगा जिस सीमा तक यह लोगों के या नागरिकों के या व्यक्तियों के मूल अधिकारों का हनन करता है। सिंपल सा मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य आप ऐसा कोई कानून मत बनाओ। और राज्य कौन? जो आर्टिकल 12 में शामिल है। कानून कौन बना सकता है? जिसके पास शक्ति है। और शक्ति किनको किनको हो सकती है, यह आर्टिकल 12 में दिया गया है। और भविष्य में किसी को शक्ति देना है तो संसद अधिकृत है, वह ऐसा कर सकती है। तो जो राज्य शब्द में शामिल किए गए संस्थान हैं, प्राधिकारी हैं, वे ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो मूल अधिकारों का हनन करता हो। जैसे मान लीजिए नगर पालिका शामिल है राज्य में। अब नगर पालिका के अध्यक्ष एक कानून पारित कर दें कि जितने लोग बाजार लगाते हैं या बाजार में सब्जी बेचते हैं, फल बेचते हैं या बाजार में जो भी सामान बेचते हैं, अब जितना भी सामान बेचेंगे उसका 50% हमें टैक्स देंगे। तो ये क्या होगा कि लोगों का जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता दी गई है, आप उसका हनन तो कर ही रहे हैं भाई। 50% आपको कैसे वो दे देगा? इसका मतलब यह, अगर आपको 50% दे तो 50% और सामान महंगा करे, यानी कि 10 रुपए का सामान पर अगर वो 10 रुपए की बिक्री करता है, अगर आपको 5 रुपए वो देगा तो सामान ये 15 रुपए में बेचे। महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों को मान लीजिए कोई एसेंशियल कमोडिटी है या कोई भी कमोडिटी है, कोई भी वस्तु है, लोग अधिकतम दाम पर कहां से खरीद सकते हैं? सस्ते दाम पर तो लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, इतना गरीब देश है भारत। तो इसमें वही कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे लोगों के अधिकारों का हनन हो। मान लीजिए नगर पालिका वाले ने कानून बना दिया, तो नगर पालिका ने कानून बना दिया है, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, जो फल विक्रेता हैं या लोग जो सामान खरीद रहे हैं कि देखिए नगर पालिका ने क्या कानून बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा नगर पालिका इधर आओ, नगर पालिका बोलेगी हाँ, तो बोलेगी आप आर्टिकल 13 नहीं पढ़े हो? नहीं सर पढ़े तो है नहीं। तो बोले पढ़ लो, हमेशा नेतागिरी मत किया करो, डिसीजन सोते समय मत ले लिया करो कि कभी भी डिसीजन ले रहे हो पता ही नहीं इसका क्या मतलब है, क्या इसका सामाजिक परिणाम होगा, क्या इसका आर्थिक परिणाम होगा, क्या लोगों के मूल अधिकारों पर परिणाम होगा। बस कानून बनाते चले जा रहे हो, जो मन में आया बोल दिए, जो मन आया कर दिए। रात 10 बजे कर दिए, रात 15-12 बजे कर दिए। अरे 15 तो रेलवे स्टेशन पर बसता है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 13 कहता है। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे आर्टिकल 14 से आगे तक, जो भी उस क्लास में हो पाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल थी। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई है तो ट्रस्ट मी, आर्टिकल में आने वाले आर्टिकल्स में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस उम्मीद के साथ आज की क्लास का ही समापन। धन्यवाद।